हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वी के कंपटीशन क्लासेस। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जो दृष्टि आईएएस के नोट्स हैं उनको वीडियोस के रूप में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपको जो लंबी फीस लगती है दृष्टि आईएएस की वो ना लगे। और सभी मटेरियल जो ये मेरे हैंड रिटन है, जो मैंने दृष्टि आईएएस दिल्ली से किए हुए हैं, तो इनको मैं एक सीरीज़ वाइज कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले इंडियन पॉलिटी की जो क्लासेस थी उनके जो नोट्स हैं उनको प्रोवाइड करने का सोचा है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 1 से इंडियन पॉलिटी को। इंडियन पॉलिटी क्या है, और ऐसे इसकी जो 60-69 क्लासें हैं पूरी एक एक क्लास डलती जाएंगी, उनको आप देखिएगा। आशा करते हैं इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, बहुत सीखने मिलेगा, और साथ में आपका जो परिवार की कंडीशन के कारण जो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है उससे भी छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स सेम वैसे ही हैं जो दृष्टि आईएएस के जो दिल्ली के बच्चे उनको मिलते हैं या क्लास के दौरान बनाते हैं। ये मैंने दिल्ली में जब क्लास कर रहा था उस समय हैंड रिटन बनाए थे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी को। तो सबसे पहली क्लास में हम क्या क्या देखेंगे? आधारभूत अवधारणाओं को देखेंगे, राज्य के बारे में देखेंगे, राष्ट्र के बारे में देखेंगे, संविधान के बारे में देखेंगे, उसके प्रकार के और राज्य के प्रकार को जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी से। तो इंडियन पॉलिटी राज्य व्यवस्था को जानने के लिए पहले हमको जानना है कि व्यवस्था क्या होती है। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या है? घटकों के उत्तरदायित्व व कर्तव्यों तथा सामंजस्य के स्वरूप को क्या कहते हैं? सिस्टम। सिस्टम में क्या रहते हैं? जो घटक हैं उसके कुछ उत्तरदायित्व होंगे, उसके कुछ कर्तव्य होंगे, इन दोनों का जो सामंजस्य है इसका स्वरूप है सिस्टम या व्यवस्था। अब हम देखते हैं राज्य व्यवस्था में क्या क्या शामिल होता है। तो राज्य व्यवस्था में जनता, राज्य, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, जो दबाव समूह रहते हैं वो, निर्वाचन आयोग, ये सब मिलकर क्या बनती हैं? राज्य व्यवस्था बनती हैं। अब हम जानते हैं सरकार के कितने अंग होते हैं, तो आप सभी जानते होंगे। इसके पहले हम जानेंगे कि राज्य की परिभाषा क्या है। आइए जानते हैं राज्य की परिभाषा क्या है। तो राज्य की विधिक परिभाषा है कि इसमें 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से 4 तत्वों से मिलकर राज्य बनता है? एक तो उसका निश्चित भूभाग होगा, दूसरी जनसंख्या होगी, तीसरा सरकार, यह भौतिक इकाई है राज्य की, सरकार होगा, और चौथी क्या होगी? संप्रभुता होगी। संप्रभुता का अर्थ होता है निर्णय लेने की सर्वोच्च सत्ता उसी के पास होगी। इससे मिलकर क्या बना है? राज्य या स्टेट। ये स्टेट यहाँ राज्य का मतलब राज्य सरकार से नहीं है, ये राज्य के मतलब केंद्र से है। तो विधिक परिभाषा में आप समझ सकते हैं राज्य में कितनी चीजें होंगी? 4 चीजें होंगी। एक तो निश्चित भूभाग होगा उसका, एक उसकी जनसंख्या होगी, उस वहाँ पर कोई नियंत्रण करने वाली सत्ता होगी, और उसकी संप्रभुता होगी। अब देखते हैं सरकार के कितने अंग हैं। सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आप या तो क्या कर सकते हैं, साथ में वीडियो को पॉज करिए और नोट्स बनाते जाइए, या फिर आप ऐसे ही देखिए और ध्यान से सुनिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का अर्थ है विधि या कानून बनाने की वाली संस्था। विधायिका क्या करती है? हमारे लिए कानून बनाती है। कार्यपालिका का काम क्या है? एग्जीक्यूटिव, इसको एग्जीक्यूट करना, विधि को लागू करना व नीति बनाना। और न्यायपालिका क्या 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 काम है? न्याय करना। तो ये तीनों जो संस्थाएं हैं ये अपना अपना काम करती हैं। विधायिका विधि बनाएगी, इसको लागू करेगी, उसके लिए न्याय प्रदान करेगी। तो ये रहे सरकार के 3 अंग। तो हमने अभी तक क्या क्या जान लिया? सिस्टम क्या होता है, इसके अलावा राज्य व्यवस्था में क्या क्या शामिल है, राज्य की परिभाषा, और सरकार के 3 अंग। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे राष्ट्र के बारे में। तो राष्ट्र में क्या शामिल हो जाता है? भावनात्मक अभिव्यक्ति। और राज्य में जहाँ से भावनात्मक अभिव्यक्ति शामिल हुई तो वो क्या बन जाता? राष्ट्र। इसका अर्थ है कि वो 4 तत्व तो होंगे ही, जो 4 तत्व बताए थे ना, उसकी निश्चित सीमा होगी, आकार, उसका सीमा के अलावा उसकी एक सरकार होगी, स्वयं की जो संप्रभुता भी होगी, और जनसंख्या भी होगी।
तो अब देखते हैं राष्ट्र में क्या भावनात्मक अभिवृत्ति जुड़ जाती है। भावनात्मक कैसे, कि उसकी संस्कृति है, उसका एक इतिहास होगा, वहाँ जाति निर्जाति भाषाएं जैसी संबंधित चीज़ें होंगी, तो उनमें आपस में क्या होगा, जुड़ाव होगा। इस प्रकार राष्ट्र राज्य से क्या समझते हैं, तो यदि किसी राज्य के भीतर सभी लोग भावनात्मक रूप से जुड़ा हो तब उसे राष्ट्र राज्य कहते हैं। या राष्ट्रीय भावना को अपनी पहचान से जोड़ लें कोई अन्य व्यक्ति जो राष्ट्र के बाहर का हो। राष्ट्र राज्य में क्या हो जाता है कि इसमें भावना जुड़ जाती है। हम इंडिया वाले हैं, आप कहाँ से, इंडिया से, हम कहाँ से, इंडिया से। आपकी संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, इससे लगाव बनता है, वो कहलाती भावनात्मक अभिवृत्ति। अब देखते हैं हम संविधान के बारे में। संविधान क्या है, तो राज्य है, राज्य में नियम कानून होंगे, तो राजनीतिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमों विधियों और लक्ष्यों को संग्रह को क्या कहते हैं, संविधान कहलाता है। नियम विधि और लक्ष्य का संग्रह ही क्या है, संविधान है। किसके लिए संग्रह किया जाता है, जिससे राजनीतिक व्यवस्था कैसी चल सके, सुचारू रूप से चल सके। तो ये है राज्य के बारे में। अब हम जानते हैं संविधान के प्रकार। संविधान के प्रकार में हम सबसे पहले जानते हैं लिखित संविधान और अलिखित संविधान। दो टाइप है, लिखित और अलिखित। अब लिखित होगा तो इसका मतलब क्या है, इसमें सभी प्रावधान लिखे हैं। अब सभी प्रावधान लिखेंगे तो ये किसका निर्माण हो जाएगा, एक पुस्तक का निर्माण होगा। और ये पुस्तक जो है ये प्रमाण के रूप में कार्य करती है कि कोई भी न्याय का डिसीजन देना है तो जो कोर्ट्स के जज होते हैं वो इसी को प्रमाण के रूप में मानते हैं और इसी के आधार पर क्या देते हैं, निर्णय सुनाते हैं। तो हमारा जो भारत है वो कैसा है, भारत का संविधान लिखित संविधान है। अलिखित की बात करें तो अलिखित में प्रावधान नहीं होंगे, पुस्तक के रूप में भी नहीं होगी। अलिखित है तो पुस्तक नहीं होगी, कहाँ से होगी। लेकिन इसमें क्या होता है, जो परंपरा चली आ रही है उसके आधार पर जो निर्णय लेते आ रहे हैं वही निर्णय चालू हुए हैं। तो जो अलिखित संविधान है वो कहाँ का है, यूके का है। तो फर्स्ट जान लिया अपन ने। अब सेकंड जानते हैं कठोर एवं लचीला संविधान। तो कठोर संविधान होगा तो उसमें प्रावधान कैसे है, निश्चित है। अब कठोर कोई चीज़ होती है तो उसको परिवर्तन करना आसान नहीं होता। इसमें परिवर्तन कैसा है, परिवर्तन नहीं हो सकती, परिवर्तन नहीं हो सकती या परिवर्तन करना बहुत कठिन है। और जो लचीला संविधान है उसमें प्रावधान जो सरलता से कैसे हो सकते, संशोधित हो सकते हैं। अभी फिर हम भारत की विशेषता जानेंगे कि भारत का संविधान कैसा है। अभी सिर्फ पूरे विश्व में जितने भी संविधान हैं उनके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में जान रहे हैं, क्योंकि ये फाउंडेशन क्लास है। अब धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाएंगे उसका विस्तार होता जाएगा और आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब देखते हैं थर्ड, निर्मित और विकसित संविधान। निर्मित कैसा होता है, निश्चित समय में संविधान का निर्माण हुआ तो निर्मित है। निर्मित मतलब क्या है, बनाया गया है। जैसे हमारी संविधान सभा बनी, उसका काम ही था संविधान का निर्माण करना। तो एक निश्चित समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो था उसमें हमारा संविधान बन गया, तो यह निर्मित, इसका निर्माण किया गया। और विकसित क्या होता है, इसको ऐसा नहीं किया कि हाँ बैठो अब संविधान बनाएगी। वो अपने आप समय के साथ नए नए नियम शामिल होते गए और एक अपने आप एक क्या बन गया, संविधान बन गया। तो ये विश्व में इसी प्रकार के संविधान चल रहे हैं, या लिखित होगा या अलिखित होगा, या कठोर होगा या लचीला होगा, या निर्मित होगा या विकसित होगा। तो ये है टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रकार। अब देखते हैं राज्य के प्रकार क्या हैं। राज्य के प्रकार देखते हैं तो राज्य 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो सत्तावादी राज्य होगा या लोकतांत्रिक राज्य होगा। सत्तावादी राज्य कैसा होता है, सत्तावादी राज्य जहां शासन या राज्य की समस्त शक्ति एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में केंद्रित हो। सत्ता हो एक व्यक्ति या एक परिवार की या एक समूह की सत्ता हो, उसी के आधार पर कार्य चलता हो। जैसे सत्तावादी राज्य में टाइप्स डिफरेंट टाइप है। जैसे राजतंत्र हो वहाँ पर, अब राजतंत्र में वंशवाद, जैसे पहले राजतंत्र ही चलता था, राजा उसका बेटा राजा उसका बेटा राजा, तो राजा की इच्छा ही क्या है, कानून। राजा को जो कुछ इच्छा हुई वही कानून बन जाता था, तो एक राजतंत्र हो गया। तो एक तानाशाही है। तानाशाही किस प्रकार कि भय पर आधारित वंशवाद हो भी सकता है, नहीं भी, ज़्यादातर नहीं होता है, तो वह तानाशाही चलती है।
इसके बाद होता है सैन्य शासन, जनता द्वारा चुनी सरकार को हटाकर सेना अपनी सत्ता स्थापित कर ली। तो जैसे अफगानिस्तान में अभी तालिबान का कब्जा हो गया, ये क्या है? सैन्य शासन है। एक दलीय राज्य सत्ता होती है, इसमें नियम संविधान बनता है लेकिन एक दल ही रहता है, कोई विपक्ष ऑपोजिशन होता ही नहीं है। इसमें अब एक दल होगा तो ना तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, ना कोई नागरिक अधिकार मिल पाएगा। तो इस प्रकार आपने जाना सत्तावादी राज्य के बारे में। सत्तावादी राज्य में जो शक्ति होती है वो एक व्यक्ति के पास हो सकती है या व्यक्तियों के समूह के पास हो सकती है। हमने उसके टाइप भी जाने कि सत्तावादी राज्य कैसा कैसा हो सकता है। राजतंत्र हो सकता है, वहाँ पर तानाशाही हो सकती, सैन्य शासन हो सकता है या एक दलीय हो सकता है। ये है सत्तावादी राज्य। अब हम जानते हैं लोकतंत्र के बारे में, राज्य के प्रकार का दूसरा प्रकार। लोकतंत्र के बारे में जानते हैं तो आपने एक फेमस जो लाइन होगी वो सुनी होगी, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन क्या है? लोकतंत्र है। तो हम इसको 3 टाइप्स में डिवाइड करके देख सकते हैं। एक तो जनता का शासन होगा, जनता के द्वारा शासन किया जाएगा लोकतंत्र में, और जनता के लिए शासन किया जाएगा। तो लोकतंत्र क्या है? जहाँ जनता का शासन होगा, जहाँ जनता के द्वारा शासन होगा और जहाँ जनता के लिए शासन होगा। जनता के द्वारा का अर्थ क्या है कि जनता जो नीति निर्माण होगी वो इस प्रकार होगी कि उसमें जनता की इच्छा दिखाई देगी कि जनता की इच्छा है तो नीति बन रही है, नहीं तो नहीं बन रही है। तो एक एक करके देखेंगे। जनता के द्वारा सबसे पहले यही देखेंगे। तो जनता के द्वारा का अर्थ है कि जो नीति निर्माण है, अब ये 2 टाइप से नीति का निर्माण होगा। या तो जनता स्वयं हिस्सा ले ले, जो छोटे छोटे राज्य हैं वहाँ पर जनता स्वयं हिस्सा लेकर अपनी कानून बना सकते हैं। जैसे एक देश है, उसमें टोटल जनसंख्या 50,000 है, तो सभी ने हिस्सा लिया और बना लिया कानून। लेकिन जहाँ पर भारत जैसे राज्य है, जहाँ पर जनसंख्या करोड़ों में है, 130-135 करोड़ हो चुके हैं, अब यहाँ पर संभव तो है नहीं कि सब लोग जुड़ें और नीति का निर्माण करें। तो इसके लिए क्या होता है? एक प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है। अब प्रतिनिधि लोकतंत्र को असहभागी लोकतंत्र भी कहते हैं। असहभागी का अर्थ है जहाँ पर जनता स्वयं तो भाग नहीं लेती, लेकिन उसका एक प्रतिनिधि जाता है और वो जनता का पक्ष रखता है। तो जनता अगर स्वयं भाग ले रही तो वो सहभागी लोकतंत्र है। इसमें जनमत संग्रह होता है। स्विट्जरलैंड में कैसा है? छोटा देश है तो जनता स्वयं हिस्सा ले सकती है। और ये अक्रिय लोकतंत्र है। ये ज़्यादातर देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र ही चलता है। तो इस प्रकार हमने जाना लोकतंत्र में जनता के द्वारा का अर्थ क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे जनता का शासन और जनता के लिए शासन का क्या अर्थ है। तो इसी प्रकार ये हैंड रिटन के द्वारा ही जो पूरी पॉलिटी है वो आपको समझाई जाएगी, दिखाई जाएगी। आशा करते हैं यह तरीका आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच।